जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि सब जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज हमारा ग्रोसरी डे था। यहाँ पे एक शॉप जिसका नाम मैनी है, वहाँ पे कुछ चीज़ें रिबेट पे लगी हुई थी। ये कीवी फ्रूट जिसकी ईच प्राइस 7 से 8 क्रोन्स होती है, अभी 10 क्रोन्स की 3 लगी हुई थी। और ये जैपनीज़ फ्रूट 10 क्रोन के 2 लगे थे। और साथ में थी ये स्नैक्स कैरेट, ये भी 10 क्रोन की थी। और ये है क्रीम चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर्स के साथ है। ये भी मेरे घर में मौजूद थे इसलिए मैंने नहीं लिए। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये फ़िश होती है टमाटो सॉस के साथ जो मेरे हस्बैंड खाते हैं। स्वीट कॉर्न ये सूप और सैलेड वगैरह में इस्तेमाल हो जाती है। और साथ में है कटे मशरूम जो पिज़्ज़ा और पास्ता में इस्तेमाल होते हैं। और ये टमाटो प्यूरे जो ट्यूब की शक्ल में मिलता है, जब कभी थोड़ा सा इस्तेमाल करना हो तो इजी रहता है कि इसे खोल के यूज़ कर लें, फिर उसी तरह से पैक हो जाता है। ये दुकान होम यूज़ की काफ़ी चीज़ें हाफ प्राइस पे लगा देती है। अभी हम घर आ गए थे और सारी चीज़ें समेटने का टाइम आ गया है। आज मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, दिल तो नहीं था चाह रहा कि ग्रोसरी उठाऊं, लेकिन फिर सोचा कि कल भी खुद उठानी है तो अभी कर लेती हूँ। काम निमट जाए तो माइंड रिलैक्स हो जाता है कि चलो अभी करने वाला इतना काम नहीं। ये देखें केले बेचारे काफ़ी बुरी सी शक्ल वाले हैं। हम काफ़ी लेट गए थे, थोड़े ख़त्म हो चुके थे, इस वजह से मैं कम लेके आई। और अंडे भी मैं इकट्ठे ले आती हूँ। ये गत्ते की पैकिंग में होते हैं जिनसे निकाल के मैं टोकरी में डाल लेती हूँ और इनके ऊपर थोड़ा सा पानी बहा के इन्हें अच्छी तरह से वॉश करके फ्रिज में रख लेती हूँ। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा नेक्स्ट डे। ब्रेकफास्ट का टाइम था। बच्चों का आज घर से स्कूल है। वाइट ब्रेड के स्वीट टोस्ट बच्चों को काफ़ी पसंद है। वैसे तो ज़्यादातर ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल होती है, किसी किसी दिन वाइट ब्रेड लेके आती हूँ, फिर बच्चों का दिल चाहता है कि वो स्वीट टोस्ट ज़रूर खाएं। शॉप पे ब्रेड कटिंग वाली मशीन ख़राब थी, इसलिए मैंने ब्रेड को घर पे काटा। मशीन ब्रेड को बहुत ही फाइन और नॉर्मल साइज में कट करती है। घर में खुद काटने की वजह से ये काफ़ी मोटे मोटे कट हुए। मशीन के ब्लेड बहुत ही शार्प और बहुत ही पतले होते हैं, इस वजह से बहुत जल्दी कट हो जाती है। जब हम घर पे काटते हैं तो छुरी से काटते हैं जो इतनी अच्छी तरह से कट नहीं होते। खैर वैसे तो कोई मसला नहीं हुआ क्योंकि इनके टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं था, बस साइज़ में थोड़े से बड़े लग रहे थे जो बच्चों ने भी फील किया। बच्चों को नाश्ता देने के बाद मैंने अपने लिए छोटी सी पराठी बना ली थी। ये बहुत बड़ा पराठा नहीं बनाया क्योंकि आटा ही इतना थोड़ा सा पड़ा था। मुझे ये था कि ये ज़ाया हो जाएगा अगर इतना थोड़ा रखे रखूँगी तो फिर फेंकना ही पड़ेगा, इसलिए बेहतर है मैं इसे खा जाती हूँ। मेरा पिछला टॉपिक जो ज़्यादा खाने के बारे में था, काफ़ी लोगों को थोड़ा फ़नी लगा। मैंने तो अपना आंखों देखा हाल बयान किया था जो बिल्कुल हकीकत और सच पे मबनी था। नाश्ता अपना मैं थोड़ा लेट ही कर रही हूँ, सुबह सुबह इतना खाने का दिल नहीं था। टाइम देखें दिन का 1 बज रहा है। बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रहा था। मेरे हस्बैंड ने अपने भाइयों के साथ स्कीइंग पे जाने का प्रोग्राम रखा था। मैं अपना चाय पराठा लेके टीवी के सामने बैठी तो यहाँ पे भी स्कीइंग लगी हुई थी और वो थी लड़कियों की। यकीन करें कि मुझे फिर से शर्म आने लगी कि मैं बैठ के चाय पराठे खा रही हूँ और ये लड़कियों का हाल देखें कि इतनी सर्दी में कितनी मेहनत कर रही हैं। स्की तो कह लें कि जैसे नॉर्वेजियन पीपल के ब्लड में शामिल होता है। ये बहुत बचपन से ही स्की करना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए बच्चे हों या बड़े, मर्द हों या औरतें, सबका ये फेवरेट गेम होता है। नॉर्वेजियन कौम एक सेहतमंद कौम कहलाती है। शदीद सर्दियों में भी ये अपनी एक्टिविटी नहीं छोड़ते। स्की गेम में नॉर्वे का नंबर अक्सर ही टॉप पे आता है क्योंकि यहाँ के बहुत से लड़के और लड़कियाँ दूसरे मुल्कों में जाके जब मुकाबले करते हैं तो अक्सर गोल्ड मेडल ही जीत के आते हैं। नॉर्वेजियन लड़कियाँ कद और जिसामत में इतनी बड़ी होती हैं कि अक्सर पाकिस्तानी लड़कों को भी पीछे छोड़ देती हैं। ये एक मेहनती कौम है। शुरू से ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत पे जोर दिया जाता है, वो फिजिकली एक्टिविटी हो या किसी भी तरीके से। हमारा कल्चर इनसे बिल्कुल डिफरेंट है। हम औरतों का काम होता है कि बस घर के काम कर लो या खा पी लो, मुख्तलिफ किस्म के सालन बना के हांडियाँ पका पका के खाते रहो। इतने मुर्ग मसल्लम खाने बनाओ कि खुद भी मोटे होते रहो और अपने घर वालों को भी करो। साथ में ना कोई वर्जिश, ना कोई ट्रेनिंग और ना ही कोई एक्टिविटी। खैर आजकल तो पाकिस्तान में भी जिम का काफ़ी रिवाज हुआ चाहता है। इस दफ़ा जब मैं पाकिस्तान गई तो मुझे किसी ने बात सुनाई जिसे सुन के मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी आई कि किसी की एक बहू थी, उसका वेट थोड़ा ज़्यादा था। वो शाम के टाइम पे जिम के लिए जाती थी और जब वापस आती तो वहाँ पे बाज़ार से पिज़्ज़ा वगैरह लेके वहाँ बैठ के खा के आती। इस बात से पता चलता है कि नॉर्वेजियन और पाकिस्तानियों के माइंडसेट में कितना ज़्यादा फ़र्क है कि ट्रेनिंग से पहले भी खाना ही खाना और ट्रेनिंग के बाद भी खाना। इन लोगों का खाना बहुत लाइट सा होता है, हमारी तरह ये हांडियाँ पका पका के नहीं खाते।
अक्सर औकात ही ब्रेड के स्लाइसिस के ऊपर कुछ लगा के खा लेते हैं या ज़्यादातर फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारा अपना भी ये हाल है कि जब तक नमक मिर्चों वाली हांडी पेट में न जाए तो भूख खत्म ही नहीं होती। यहाँ पे मैं स्पिनच और फेटा चीज़ का कलजोन बनाने लगी हूँ। ये एक इटालियन रेसिपी है। मैदे में थोड़ा सा नमक, चीनी और ऑलिव ऑयल डाल दिया, साथ में ईस्ट डाल दूंगी। मेरे पास ड्राई ईस्ट था, इसको पानी में डाल के मैं घोल रही हूँ। जब अच्छी तरह से घुल जाएगा तो मैदे में ऐड कर दूंगी। आटे को खमीर होने के लिए 3 से 4 घंटे छोड़ना लाजमी होता है ताकि अच्छी तरह से खमीर हो जाए। मैदा गूंदने टाइम ही महसूस हो जाता है कि ये कितना अच्छा सा फूलने वाला है। ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो पालक के पत्ते थे जिनको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। पालक का अपना जो पानी होता है बस उसी में पकाया है। जब खुश्क हो गया तो उसको मैंने ठंडा होने के लिए डिश में निकाल दिया है। और अब 3 पाव टमाटरों का पेस्ट बना के इसे अच्छी तरह से पका लेना है। ये पक के काफ़ी थोड़ा सा रह जाएगा। टमाटो पेस्ट का जब सारा पानी खुश्क हो गया तो इसके अंदर एक बारीक चॉप प्याज मैंने डाल दिया और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, साथ में नमक और मिर्ची ऐड कर दिए। अब टमाटरों और प्याज को इकट्ठे पका लेना है। जो प्याजों का पानी होगा वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा। अब ये टमाटर और प्याज तकरीबन पकने वाले थे कि अम्मी की कॉल आ गई। इनको बस पका के तो मैंने छोड़ दिया था ताकि ये भी ठंडे हो जाएं। अल्लाह पाक का बेहद शुक्र है कि मेरी अम्मी की तबीयत अब पहले से थोड़ी बेहतर है। मैं साथ साथ आप सबको आगाह करना चाहती थी, लेकिन यकीन करें कि पता नहीं क्यों जब भी मैं बात करना शुरू होती थी तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। आज बहुत ज़्यादा हिम्मत करके मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे फील होता है कि जो गम हम पे गुजर रहा होता है अगर हम उसको बार बार याद करें, उसका बार बार नाम ले जिक्र करें तो फिर वो तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे भी पिछले 2.5 से 3 महीने इतने ज़्यादा टफ गुजरे हैं कि अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। अब मुझे ऐसे लगता था कि अगर अम्मी ठीक ना हुई तो शायद मैं बीमार हो जाऊं। अम्मी के बीमार होने और उनका मुझसे दूर होने की वजह से मेरे घर का सारा निज़ाम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था। इस तरह के हालात में जो मैं कर सकती थी वो सबसे ज़्यादा बस यही था कि मैं उनको कॉल करके उनसे जितनी देर हो सके बात कर लिया करूं। पाकिस्तान में मैंने काफ़ी लोगों को बीमार होते देखा है। मेरे इर्द गिर्द में जितने भी लोग होते थे बस यही सुनने में आता था कि किसी को हार्ट अटैक होता है, किसी को हेपेटाइटिस वगैरह और किसी के गुर्दे फेल हो जाते हैं। ज़्यादातर लोगों को ब्लड प्रेशर और शुगर की प्रॉब्लम होती है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी अम्मी को इनमें से कोई भी बीमारी नहीं थी और जब उन पे तकलीफ़ बनी बस अल्लाह की तरफ से जो आई वो काफ़ी ज़्यादा सख्त आई। मेरी अम्मी की राइट साइड पे जो फालिज का अटैक आया, डॉक्टर्स कहते हैं कि हाइपरटेंशन की वजह से हुआ है। पहले मुझे यही बताया गया कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ है, लेकिन बाद में पता चला कि उन्हें स्ट्रोक हुआ है। ब्रेन हेमरेज और स्ट्रोक में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ब्रेन हेमरेज में हमारी गर्दन में एक नालियाँ होती हैं जो हमारे जिस्म से हमारे दिमाग तक खून को लेके जाती हैं, वो बंद हो जाती हैं। जिस तरह दिल की शरियानें आपने सुना होगा कि बंद हो जाती हैं, इसी तरह से जब वो गर्दन में नालियाँ टाइट हो जाएं, वो शरियानें बंद हो जाएं तो दिमाग को अच्छी तरह से खून नहीं मिलता, फिर भी फालिज अटैक हो जाता है। और जो फालिज का अटैक स्ट्रोक की वजह से होता है, हमारे ब्रेन के एन ऊपर कुछ शरियानें होती हैं। जो बड़ी शरियान होती है अगर वो फट जाए तो उसका सारा जो ब्लड निकलता है वो ब्रेन के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से ब्रेन भी डैमेज हो जाता है और फालिज का अटैक भी आ जाता है। हमारे पूरे जिस्म के निज़ाम को अल्लाह ताला पता नहीं किन किन तरीक़ों से चला रहे होते हैं। जब इनमें से छोटी सी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो वो बहुत बड़ी बन जाती है। दिमाग की शरियानें या तो हाइपरटेंशन की वजह से फटती हैं या फिर जेनेटिकली वो थोड़ी वीक हों तो इस वजह से फटने का चांस होता है, जबकि ब्रेन हेमरेज का ज़्यादातर चांस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। तकलीफ़ तो खैर कोई भी हो अच्छी नहीं होती, लेकिन इस तरह की तकलीफ़ बहुत ही ज़्यादा अजियतनाक होती है। इसका बहुत ज़्यादा असर इंसान की यादाश्त पे होता है, इंसान काफ़ी बातें भूल जाता है। मेरी अम्मी मेरा और मेरे बच्चों का नाम तक भूल गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह से अब वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुकी हैं, उन्हें हमारे नाम याद आ चुके हैं। अब तो वो ये भी फ़ील करती हैं कि मुझे किस तरह की तकलीफ़ हुई थी कि मैं आपके नाम भूल गई। मुझे बोलती हैं कि मैं तो आपके बच्चों के नाम ऐसे विर्द की तरह लेती रहती थी कि ध्यान हनान, तो अब मैं उनके नाम कैसे भूल गई। मैं फिर उन्हें तसल्ली देती हूँ, कहती हूँ कि आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि तकलीफ़ आई ज़रूर थी लेकिन अल्लाह पाक ने दूर कर दी। ये देखिए हम स्की का थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, मेरे हस्बैंड और उनके भाई भी गए हुए थे और वहाँ पे और भी काफ़ी लोग थे। उन्होंने मुझे वीडियो बना के सेंड की थी क्योंकि यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। उन्हें पता है कि मुझे इस तरह की जगह बहुत पसंद आती हैं। ये नेचुरल जंगल है और यहाँ का व्यू माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं। आजकल चूँकि मिलने मिलाने पे थोड़ी पाबंदी है, लोग एक दूसरे के साथ इतना मिल नहीं सकते, इसलिए कुछ ना कुछ करने के लिए बाहर चले जाते हैं ताकि खुली फ़िज़ा हवा में वो अपनी एक्टिविटी कर सकें।
ये देखे कि मर्द औरतों में कोई फ़र्क नहीं, यहाँ पे औरतें भी वही एक्टिविटीज़ कर सकती हैं जो मर्द करते हैं। और सबसे बेहतरीन सीन यहाँ का देखें कि एक बंदे ने अपने बच्चे को नीचे ट्रॉली में डाला हुआ है। यहाँ पे जब लोगों ने अपनी एक्टिविटी करनी होती है तो यकीन करें कि वो किसी चीज़ को भी इसके आड़े नहीं आने देते। वो बिल्कुल भी ये नहीं सोचते कि बच्चे हैं, हाँ इतनी सर्दी है, इनको कैसे लेके बाहर जाएंगे, क्या करेंगे, बच्चों को ठंड लग जाएगी। बच्चे इन्फेंट्स हों, टुडलर्स हों, उनको ये कपड़े पहनाते हैं, पैक करते हैं और अपने साथ अपनी एक्टिविटी पे लेके जाते हैं। बस शायद यही वजह है कि बच्चे जब दूध पीने की उम्र से ही अपने वालदैन को इस तरह एक्टिव देखते हैं तो फिर अपने वालदैन के साथ मिलके वो भी उसी तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। खुदा करे कि हम भी कभी इस तरह के इतने अच्छे एक्टिव हो जाएं ताकि हम लोगों की सेहत भी काफ़ी अच्छी रहे। जब हस्बैंड वापस आए तो बच्चे काफ़ी बोर हो रहे थे, उनका दिल था कि कहीं बाहर जाएं, बाहर जाने का इतना तो मौका नहीं था। फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैकडोनल्ड चलते हैं। बच्चे अभी छोटे हैं, वो ज़्यादातर किसी के घर में जाना भी इतना अच्छा फील नहीं करते। यहाँ पे कोई अपने इतने ज़्यादा रिश्तेदार तो होते नहीं, इसलिए बच्चों के लिए सबसे अच्छा मोमेंट यही होता है कि बाहर जाके जब वो खाना वगैरह खा लेते हैं। बाकी आप सब ने मेरी अम्मी के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द उनको सेहतयाब करे। आप सबका बेहद शुक्रिया। मैं जानती हूँ कि आपने पहले भी बहुत ज़्यादा दुआएं की हैं, आप सबकी दुआओं की वजह से वो इस स्टेज तक पहुँची हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। बस इंशाल्लाह कुछ दिनों में उम्मीद है कि वो चलना फिरना भी शुरू हो जाएंगी। उनकी फिजियोथेरेपी जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह उनका ज़हन अब 95% तक बिल्कुल ठीक हो चुका है। बस ज़ुबान में थोड़ी सी हकलाहट है, बात करते करते वो रुक जाती हैं और कभी कभार ऐसा होता है कि कोई वो लफ्ज़ उनको याद नहीं आता या किसी का नाम जो मुश्किल हो वो उनसे नहीं अदा किया जाता। मुझे लगता है कि उनके बोलने या बातचीत करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो चलना फिरना शुरू हो जाएं। मैं, आप और उनके बहुत से फ्रेंड्स ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करते हैं और उनकी दुआओं की वजह से ही वो अब इतनी आगे तक पहुंच चुकी हैं। आपने आगे मज़ीद भी उनके लिए दुआएं करते रहना है कि अल्लाह ताला बस उनको चलने फिरने के काबिल कर दे। अल्लाह ताला हम सबको मुश्किल इम्तिहानों से बचा के रखे, हर तकलीफ़ आफत मुसीबत से बचाए।